हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 18 मई और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस, जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी सब। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए और उसकी वजह से अराउंड 300 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। एंड फ्लैश फ्लडिंग दैट इज़ रैवेज्ड नॉर्दर्न अफगानिस्तान, स्पेशली नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, जिसमें कौन कौन सी प्रोविंस है? बदख्शान, गोर, बागलान, हेरत, they are experiencing heavy flooding and it has caused a major humanitarian emergency in Afghanistan। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पे तो एकदम ही सूखा पड़ रहा है और कहीं पे काफ़ी ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं और उसका एक नतीजा एक हमारे सामने भी है अफ़गानिस्तान में। और उसी के कारण जो काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गए, दे आर एक्टिव ऑन द ग्राउंड इन रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस। मुद्दे की बात हमें यह याद रखनी कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आए। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी अहम जजमेंट आया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो एक्विजिशन करते हैं, मतलब जो स्टेट वगैरह, जो गवर्नमेंट वगैरह होती है, वो जो प्रॉपर्टी करके किसी का एक्वायर करती है, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, है ना। भले ही तुमने कंपनसेशन भी दे दिया हो, लेकिन तो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। कंपल्सरी एक्विजिशन विदाउट फॉलोइंग मैंडेटरी प्रोसीजर्स फॉलोड बाय अ ग्रांट ऑफ कंपनसेशन टू द ओनर्स विल नॉट मेक द एक्सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल। तुमने ज़बरदस्ती किसी का एक्विजिशन किया, प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो नहीं किए, लेकिन बाद में कंपनसेशन दे दिया, लेकिन तब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हुए। तो यहाँ पे प्रोसीजर्स पे काफ़ी एम्फेसिस डाला गया है व्हेन इट कम्स टू राइट टू प्रॉपर्टी। It has taken the significant step to protect private property from arbitrary state takeover for a public purpose। भले ही पब्लिक पर्पस के लिए भी हो, कितना ही बड़ा पर्पस हो तुम्हारा, जो है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। अब यूँ तो हम जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये, एंड हैज़ इवन बीन इंटरप्रेटेड टू बी अ ह्यूमन राइट। इसको एक ह्यूमन राइट भी माना जाता है कि एक बेसिक ह्यूमन राइट है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए होता है बॉस। मकान है प्रॉपर्टी ही आ गया। द जजमेंट upheld a Calcutta High Court order rejecting an appeal filed by the Kolkata Municipal Corporation defending its acquisition of a private land। मुद्दा कैलकटा हाई कोर्ट का था, तो वहाँ पे कैलकटा हाई कोर्ट ने जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया गया था, जिसमें कि वो अपने आप को डिफेंड कर रही थी। उन्होंने किसी की प्राइवेट लैंड एक्वायर की थी, तो उसी से रिलेटेड पूरा मुद्दा था और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। अब पहले तो किसी टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट होया करती थी, लेकिन उसे हमने हटा दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है साफ साफ मेंशन्ड है आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A was simultaneously inserted into the constitution provided that no person shall be deprived of his property save by authority of law। हमने फंडामेंटल राइट से हटा दिया था, लेकिन आर्टिकल 300A में डाल दिया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानी जाएगी। उसमें लिखा है साफ साफ कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। एक प्रॉपर लॉ बनाएगी अथॉरिटी, उसके बाद ही उस लॉ के अकॉर्डिंग ही जो है प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकेगी, और उसमें जो प्रोसीजर होता है प्रॉपर प्रोसीजर, उसको फॉलो करना इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोर्ट ने प्रॉपर एक 7 बेसिक प्रोसीजर्स बताए, बेसिकली सब राइट्स बताए, कि एक यूँ कह सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी की कुछ सब राइट्स बताई, जो कि हर एक प्राइवेट सिटीज़न के पास होती हैं।
which constitute the real content of the right to property that state should respect before depriving them of property. So basically right to property को अच्छे से डिफाइन करते हुए इन्होंने कहा कि उसके प्रॉपर 7 प्रोसीजरल राइट्स होते हैं, 7 सब राइट्स होते हैं जो कि स्टेट को फॉलो करने चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि ड्यू प्रोसीजर फॉलो हुआ है. सो क्या क्या है वो भाई? राइट टू नोटिस, प्रॉपर नोटिस भेजना चाहिए पहली बात तो जो ओनर है उसे. राइट टू बी हर्ड, ओनर क्या कहना चाहता है, ओनर का क्या कहना है, वो प्रॉपर उसे वक्त देना चाहिए बोलने का. राइट टू रीज़न डिसीजन, फिर जो भी डिसीजन लिया जाए वो अच्छे से उन्हें बताना चाहिए, और साथ में ये बताना चाहिए कि इट इज़ फॉर द पब्लिक पर्पस ऑफ व्हाट, तो ये स्टेट की ड्यूटी बनती है और ओनर का जानने का अधिकार है. उसके बाद जो भी डिसीजन लिया गया हो, और मान लो अगर एक्वायर करने का डिसीजन लिया जाता है तो एक प्रॉपर फेयर कंपनसेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके बाद जो एक्विजिशन हो वो प्रॉपर एफिशिएंटली और विद इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस होना चाहिए, और उसके बाद कंक्लूजन हो जाना चाहिए प्रोसीडिंग्स का. सो ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो होंगे तभी मानी जाएगी कि जो एक्वायर की गई प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर लॉ के थ्रू हुई है, और तभी उसको लीगल माना जाएगा. सो ये थी न्यूज़ वाली, आई होप समझ में आ गई होगी. पढ़ते हैं आगे. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे, ईडी पे. देखो भाई, ईडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उससे रिलेटेड अब एक जजमेंट और आ चुका है. तो जजमेंट क्या है? जजमेंट बेसिकली जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी जो पावर होती है अरेस्ट करने की, उससे रिलेटेड है. अब इनके पास पावर तो होती है पीएमएलए के अंडर की ये अरेस्ट कर सकते हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है हमारा, उसके अंडर ये अरेस्ट कर सकते हैं. लेकिन मान लो किसी का कोई केस पहले से ही चल रहा है कोर्ट में, यानी कि कोर्ट हैज़ टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द केस, और उस केस के चलते हुए मान लो कोर्ट ने समन किया उस अक्यूज्ड पर्सन को, जो भी इंसान अक्यूज्ड है उसको समन करता है, तो उस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो है वो अधिकार नहीं होगा कि वो उसे कस्टडी में ले सके. वो कस्टडी में तभी ले सकते हैं जब वो कोर्ट से परमिशन लें, और कोर्ट को लगे कि जी हाँ इनके पास एक रीज़नेबल रीज़न है जिसकी वजह से ये उनकी कस्टडी चाहते हैं, तो कोर्ट से इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी. कब? जब कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है और कोर्ट ने समन किया है अक्यूज्ड पर्सन को. ठीक है, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे केसेस में जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कस्टडी मिल जाती थी बिना परमिशन लिए, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. जब ऑलरेडी कोर्ट के पास केस है और पहले से चल रहा है, और उस केस में अगर आप कस्टडी चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. ये बात है बेसिकली. सो सुप्रीम कोर्ट गेव अ फिलिप टू द राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी बाय होल्डिंग दैट द पर्सन समन्ड बाय अ डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट अंडर द पीएमएलए इज प्रिज्यूम्ड टू बी नॉट in custody and need not apply for bail under the PMLA law. क्योंकि वो कस्टडी में नहीं माना जाएगा, मतलब उसको अज्यूम नहीं किया जाएगा कि वो अक्यूज जो है वो कस्टडी में है, और इसलिए उनको बेल के लिए भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कस्टडी में नहीं है फ़िलहाल. सो उन पर वो बेल वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे. ये था कोर्ट का जजमेंट. So the judgment limits the power of arrest by the Directorate of Enforcement after a special court take cognizance of a case. So वैसे तो इनके पास अरेस्ट करने की पावर है नॉर्मल चीज़ों में, लेकिन जब when the special court has taken the cognizance of the case, then उनकी जो है वो पावर नहीं होती है. उसके बाद अगर उन्हें कस्टडी चाहिए तो उन्हें कोर्ट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी. ठीक है, तो ये बात है. So ED would have to separately apply for the custody of a person once he appears in court. It would have to show specific grounds that necessitated custodial interrogation. अगर उन्हें चाहिए कस्टडी उस इंसान की फॉर इंटरोगेशन तो उन्हें स्पेसिफिक ग्राउंड्स जो हैं बताने पड़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है इनका कस्टोडियल इंटरोगेशन. उसके बाद समन पर्सन कुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द फ्यूचर. अगर कोई प्रॉपर रीज़न होते हैं तो ये जो समन पर्सन होगा जिसे बुलाया जाएगा, अक्यूज जो होगा, उसे एग्जाम पे किया जा सकता है कि फ्यूचर में पर्सनल अपीयरेंस एकदम पर्सनली अपीयर नहीं होना पड़े. ये तो पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं. हालांकि मेन तो ये मुद्दा याद रखना है कि किस रेस्पेक्ट में ईडी की पावर्स रिस्ट्रिक्ट की है. और अगर इफ़ द अक्यूज डज नॉट अपीयर आफ्टर अ समन, द स्पेशल कोर्ट could issue a bailable warrant followed by a non-bailable one. अगर मान लो उस केस के चलते हुए समन
किया जाता है उस इंसान को, उस अक्यूज्ड को बाय द कोर्ट, और अगर वो अपीयर नहीं होता तो पहले तो उसके अगेंस्ट बेलेबल वारंट इशू किया जाएगा और बाद में नॉन बेलेबल वन। लेकिन अगर वो अपीयर हो रहा है टाइमली तो फिर ईडी को कस्टडी नहीं मिलेगी। अगर उसे चाहिए तो उन्हें प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद द स्पेशल कोर्ट कैन डायरेक्ट द अक्यूज टू फर्निश बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 88 ऑफ द CRPC। बॉन्ड्स फर्निश करने के लिए इन्हें बोला जा सकता है, लेकिन ऐसे वाले बॉन्ड्स जो हैं सिर्फ एक अंडरटेकिंग की तरह होते हैं एंड इट डज नॉट अमाउंट टू ग्रांट ऑफ बेल, और इसीलिए इनके ऊपर जो ट्विन कंडीशंस होती है सेक्शन 45 के अंडर ऑफ द PMLA एक्ट वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। लेकिन हाँ, सेम ऑफेंस में अगर ईडी कभी बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कंसर्निंग द सेम ऑफेंस, देन इट मे अरेस्ट अ पर्सन नॉट शेयन एज एन अक्यूज। बाद में कभी सेम केस के चलते कभी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा ईडी को और अगर उस इंसान की ज़रूरत पड़ी तो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसने एज एन अक्यूज नहीं बताया जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा जो ट्विन कंडीशंस है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं सेक्शन 45 की PMLA की, और इसलिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहती हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं। जैसे कि पर्सन हैज़ टू प्रूव इन कोर्ट दैट ही और शी इज़ प्राइमा फेसी इनोसेंट ऑफ द ऑफेंस। वो बर्डन जो है अक्यूज्ड पे आता है कि भाई प्रूव करो कि आप इनोसेंट हैं इस केस में, और साथ ही में अक्यूज शुड बी एबल टू कन्विंस द जज ही वुड नॉट कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल। ये एनी है, ANY। सो अगर बेल चाहिए PMLA के अंडर तो एक तो अपने आप को इनोसेंट बताना पड़ेगा प्राइमा फेसी, और दूसरा ये भी कन्विंस करना पड़ेगा कोर्ट को कि हम बाहर जाएंगे तो कोई भी ऑफेंस नहीं करेंगे वाइल वी आर ऑन बेल। तो ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट माना जाता है, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिडेट भी किया था सेक्शन 45(1) को एक बार, लेकिन सेंटर ने बाद में इसे वापस रीइंस्टेट कर दिया था बाय अमेंडिंग PMLA। सो ये था पूरा मुद्दा। अब आते हैं ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा पर। UAE ने ये वाला जो है वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है। सो इट इज़ अ न्यू वीज़ा प्रोग्राम जिसमें कि लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पे रह सकते हैं। कौन कौन से इंडिविजुअल्स, लेकिन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ अपनी काम करना चाहते हैं, उनको 10 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए वीज़ा दिया जाएगा। इसे कह रहे हैं ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। सो इट्स 10 ईयर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। और इस तरह के क्या नए नए इनोवेटिव वीज़ास ही लाते रहते हैं ताकि कुछ जो इनोवेटिव लोग होते हैं या फिर जो अच्छा काम करते हैं उन सबको अट्रैक्ट किया जा सके अपनी कंट्री में। सो इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस, एक बार इन्होंने गोल्डन वीज़ा भी इंट्रोड्यूस किया था 2019 में, वो भी 10 साल का था, जिसमें कि इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट वगैरह को टारगेट किया था, मतलब कि उन्हें उनके लिए ये वाली वीज़ा प्रोग्राम था। उसके अलावा एक ग्रीन वीज़ा भी होता है, उसमें 5 ईयर्स की वैलिडिटी होती है फॉर फ्रीलांसर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा। और अभी वाला जो ब्लू वीज़ा है उसकी बात करें तो देखो अभी फ़िलहाल जो 2024 है वो UAE के लिए ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी के लिए तरह भी मार्क हो रखा है, तो वो भी एक हमारी जानने की बात है। तो मेन मुद्दा हमें ये याद रखना है कि ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किससे रिलेटेड है, तो UAE से। सिंपल है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।